नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र वैष्णव प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की भौगोलिक संरचनाएं। राजस्थान की भौगोलिक संरचनाएं के बारे में अगर हम ये देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम ये देखें यहाँ पर कि भौगोलिक संरचना किसे कहा जाता है। हमारे सामने जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान की भौगोलिक संरचना, तो सबसे पहला बिंदु यही है कि राजस्थान की भौगोलिक संरचना कहा किसे जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक संरचनाएं, भौगोलिक संरचना, यहां पर हम देखें तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो हमारा होगा दिशा ज्ञान। ये टॉपिक हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। फिर राजस्थान की उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में पढ़ा, फिर राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ा, और नामकरण के बाद में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के ऐतिहासिक नाम पढ़े हमने, और ऐतिहासिक नाम के बाद में हमने स्थिति एवं विस्तार पढ़ा, स्थिति एवं विस्तार। तो हमारी ये टॉपिक हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था हर एक टॉपिक की एग्जाम की दृष्टि से उपयोगिता के बारे में बात की थी और जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की भौगोलिक संरचना। चाहे तो आप इसे भौगोलिक संरचना कह दो, चाहे आप इसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कह दो, या फिर आप इसे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है क्या, किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भूगोल के बारे में अगर हम बात करें, भूगोल एक बहुत बड़ा विषय है जो दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही तथ्यों का इसमें अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो दृश्य तथ्य होंगे उन्हें ही भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। अब दृश्य तथ्य कैसे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मरुस्थलीय प्रदेश होता है, इसकी परिभाषा के बारे में हम अभी बात करेंगे कि भौगोलिक प्रदेश किसे कहते हैं, कि धरातलीय क्षेत्र का वह भूभाग जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, बिना किसी यंत्र की सहायता से अगर हम अपनी आंखों से उसे देखते हैं तो वह किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक प्रदेश या भौगोलिक संरचना कहलाएगा। जिसमें मरुस्थल है, जैसे नदियां है, यहाँ पर हम बात करते हैं पर्वत है, यहाँ पर पठारों की बातें होगी, यहाँ पर मैदानी भूभागों की बातें होगी, यहाँ पर झीलों की बातें होगी, ठीक है, यहाँ पर तालाबों की बातें होगी। तो भौगोलिक संरचना किसे कहा जाता है, धरातलीय क्षेत्र का वह भूभाग जिसे हम बिना किसी यंत्र की सहायता से अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसे धरातलीय प्रदेश कहा जाता है। और हमारा यही टॉपिक है आज हमारा जो राजस्थान की भौगोलिक संरचना, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर राजस्थान की भौगोलिक संरचना के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.सी. मिश्र थे जिन्होंने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया था। प्रोफेसर वी.सी. मिश्र ने 1968 में अपने द्वारा लिखित पुस्तक का प्रकाशन इंडिया ट्रस्ट बुक डिपो के द्वारा करवाया और उनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। क्या नाम था? राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों को 7 भागों में बांटा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। संभवतः पहले व्यक्ति थे प्रोफेसर वी.सी. मिश्र जिन्होंने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया और इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों को 7 भागों में बांटा। यह इनका एक व्यक्तिगत वर्गीकरण था, हम कह सकते हैं पर्सनली। अगर आपसे वो 7 उत्तर चाहता है तो वो नाम देगा प्रोफेसर वी.सी. मिश्र के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा जाता है, या फिर राजस्थान का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर वी.सी. मिश्र। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो कई व्यक्तियों ने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों का
अध्ययन किया था, जैसे लोचन है, सक्सेना है, सेन है, इन्होंने, ये इनका व्यक्तिगत वर्गीकरण हो जाता है। लेकिन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पहला वर्गीकरण था, यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया था, इसलिए यह सवाल भी पूछा जा सकता है। और एनसीईआरटी में जैसे ही राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश की शुरुआत होती है 9th की किताब में, तो सबसे पहले यही लाइन दे रखी है, प्रोफेसर वीसी मिशन ने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों को 7 भागों में बांटा था। अब हम आगे बात करते हैं कि ये तो इनका विभाजन था। अब सामान्यतः अगर हम देखें धरातल के क्षेत्र पर या स्थल आकृति के आधार पर, एक सामान्य सा शब्द लेते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए। स्थलाकृति के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं ऊंचावचों के आधार पर या धरातल के आधार पर, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। और यही सवाल पूछा गया था, हम कह सकते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 एसएसटी का जो प्रश्न पत्र था, उसका पहला प्रश्न पत्र हम कह सकते हैं सामान्य ज्ञान का, उसमें यह सवाल पूछा गया था। तो जब उसे 4 उत्तर चाहिए तो सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। और जब उसे उत्तर 7 चाहिए तो वो देगा प्रोफेसर वीसी मिश्र का नाम देगा। ये उनका एक व्यक्तिगत वर्गीकरण था। अब ये सामान्यतः आधार पर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं, तो उसे हम समझेंगे। पहले हम थोड़े से उसके नाम लिख लेते हैं। नाम किस प्रकार से, पहले हमें उसे नाम को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका मैं नाम पूरा लिखता हूं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहले केवल हमें इनका नाम समझना है, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा होगा जिसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। अब यहां पर ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला हो जाता है। तीसरा जो फिजिकल ग्राउंड है उसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा और अंतिम है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हमारे सामने हमारे 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनके नाम हो जाते हैं। अब यहां पर नाम आपको बड़े लग रहे होंगे, अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन हमें समझना क्या है, हमें थोड़ा सा समझना है कि भौतिक क्षेत्र में है क्या। तो हम इसे शॉर्ट रूप में देखते हैं। तो सबसे पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि ये जो पहला फिजिकल ग्राउंड है ये राजस्थान का मरुस्थल है, या फिर हम कह सकते हैं रेतीला भूभाग है। ये जो उत्तरी पश्चिमी दे रखा है ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी क्या है? लोकेशन, या फिर हम कह सकते हैं स्थिति है। अब दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यहां पर दूसरा होगा मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। अब यहां पर दूसरा फिजिकल ग्राउंड है वो पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली उस पर्वत का नाम है, और लोकेशन क्या है? मध्य में, राजस्थान के बीच में अवस्थित है। तीसरा है पूर्वी, ये लोकेशन हो जाती है, और जो भौतिक क्षेत्र है वो है मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश राजस्थान के पूर्वी दिशा में अवस्थित है। चौथा है पठारी प्रदेश, ये पठारी प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। अब हम मैप के द्वारा यहां पर देखते हैं, जो हमने यहां पर लिख रखा है मैप में किस प्रकार की लोकेशन है। एक नजर में हम देख लेते हैं थोड़ा सा उसको, आपके सामने फिजिकल ग्राउंड का ये मैप ले आता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार से मैंने यहां पर लिख दिया, ये राजस्थान की उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा, ये पूर्वी दिशा, ये पश्चिमी दिशा। अब ये क्षेत्र होगा वो होगा उत्तरी पूर्वी, ये होगा दक्षिणी पूर्वी, ये होगा दक्षिणी पश्चिमी, और ये होगा उत्तरी पश्चिमी। तो हमारे यहाँ पर पहला फिजिकल ग्राउंड कौन सा था? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी कि रेतीला भूभाग है। कैसा भूभाग है? रेतीला भूभाग।
यहां पर हम देखते हैं ये जो बीच में अवस्थित है ये है आपकी अरावली रेंज। कौन सा है? अरावली माउंटेन रेंज हो जाती है यहां पर, अरावली पर्वतमाला। और इस तरफ का अरावली राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर देती है, पश्चिमी राजस्थान तथा पूर्वी राजस्थान। तो ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर के सीमावर्ती क्षेत्र तक का जो भाग है, सीमावर्ती क्षेत्र यानी रेड क्लिफ लाइन, कौन सी? रेड क्लिफ लाइन, ये सीमावर्ती क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर के सीमावर्ती क्षेत्र तक का जो समस्त भाग है वो राजस्थान में मरुस्थलीय है। कौन सा है? मरुस्थलीय। और इसकी लोकेशन होगी उत्तरी पश्चिमी, मैंने यहां पर लिख दिया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके, अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। तो ये दे रखा है कि मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीच में से ये गुजरती है और इसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। बीच में गुजरने से कारण इसे ए बीम लाइंग एक्रॉस भी कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है एक आड़ी पड़ी हुई रेखा, और इसे स्थानीय भाषा में अड्डावट्टा कहा जाता है। तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश है। जब लोकेशन पूर्वी आ गई तो ये हमारा ये भाग हो जाएगा पूर्वी दिशा का, ये भूभाग, ये मैदानी प्रदेश है जिसे हम पूर्वी मैदानी भूभाग कहते हैं। अब चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो ये दक्षिणी तथा पूर्वी दिशा के बीच में ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये आपका रहेगा पठारी प्रदेश। तो चार भौतिक प्रदेश मैप में हमने देख लिए। पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर के सीमावर्ती क्षेत्र तक का समस्त भाग राजस्थान में मरुस्थलीय है और इसका नाम है थार का मरुस्थल। दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा हो जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो राजस्थान के चार भौगोलिक क्षेत्र है, यहां पर अगर देखा जाए ये निर्मित किनसे है, तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि ये जो राजस्थान के चार भौगोलिक क्षेत्र है वो तीन तत्वों से निर्मित है। एक का नाम है मरु, एक का नाम है मेरु और तीसरे का नाम है माल। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन के रूप में निर्देशित करके इसको लिख लेना है, मरु, मेरु तथा माल। मरु का शाब्दिक अर्थ होता है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश होगा? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय प्रदेश। ये सामान्यतः एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपके नहीं भी पढ़ा हुआ है तो मरु देगा तो आप उसका मरुस्थल कर दोगे। एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का मेरु प्रदेश कौन सा है, ये पूछा जाएगा मेरु, और जैसे ही मेरु आएगा आप मरुस्थल की तरफ दौड़ोगे। तो राजस्थान का मेरु प्रदेश है वो है आपके अरावली रेंज। कौन सा है? अरावली। अरावली पर्वतमाला है, इसे राजस्थान की मेरु भी कहा जाता है, मुख्य हम कह सकते हैं। और तीसरा माल है। माल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माल क्या होता है? माल सामान्यतः शब्दों में उपजाऊ जमीन होती है? उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र को हम माल कहते हैं और साथ में हो जाएगा पठारी प्रदेश। कौन सा होगा? उपजाऊ जमीन प्लस पठारी प्रदेश है वो स्थानीय भाषा में माल कहलाता है। जैसे ऊपर माल आपने सुना ही होगा, जियोग्राफी में पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो, बिजल या किसान आंदोलन पढ़ोगे तो एक शब्द आएगा ऊपर माल। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना पढ़ोगे है। और एक शब्द आता है और बता दूं मैं आपको, खेराड़ तथा माल खेराड़, खेराड़ तथा माल खेराड़। तो यहां पर ये जो माल शब्द है ये उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र। तो हमें यह भी ध्यान रखना, ये राजस्थान के चार भौगोलिक क्षेत्र है जो निर्मित किससे? मरु, मेरु तथा माल से। किससे निर्मित है? मरु, मेरु तथा माल से। अब हम आगे बात करते हैं इन भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। क्षेत्र कितना है थोड़ा सा हमने समझ लिया है, मैप में हमने इसका देख लिया कि भाई किस प्रकार से इसकी लोकेशन है। अब यहां पर हम देखते हैं चार भौगोलिक क्षेत्र के नाम लिख करके। पहला आपका होगा, अब यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, यह आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला हो जाता है। दूसरा होता है मध्यवर्ती अरावली है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला।
तीसरा होता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहां से भी प्रश्न बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा होता है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब यह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग रखता है? तो यहां पर हम देखते हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश है 61.11% एरिया कवर्ड बाय डेजर्ट, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो 61.11% भूभाग है वो मरुस्थलीय है। और यही सवाल आपके LSA 2018 में पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे वृहत भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा, ये LSA 2018 में पूछा गया था। तो हमें पता होना चाहिए कि जब 61% भूभाग रखता है तो यही क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा। दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भूभाग है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% है, वो यहां पर हम कह सकते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र का भाग है। तो सबसे बड़ा ये हो जाता है जो LSA में पूछा गया है, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र। और ये आपका पठारी क्षेत्र होगा वो आपका हो जाएगा सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश होगा। अब यहां पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, यहां पर हम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या यहां पर देखी जाए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में राजस्थान की 10%, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के हम ये कह सकते हैं 39% भूभाग, 23% भूभाग में 39% जनसंख्या निवास करती है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में 11% जनसंख्या निवास करती है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर वर्षा की मात्रा ये ऐसे वैसे कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इसमें एक पढ़ लेते हैं निर्माण क्रम है, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर हम कह सकते हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो निर्माण क्रम में आपने पढ़ा होगा, कांस्टेबल 2018 में भी एक सवाल आया हुआ है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल कौन सा है, राजस्थान के इस धरातलीय क्षेत्र में कौन सा भौतिक क्षेत्र सबसे पहले उभर कर धरातल पर आया था, तो वो अरावली पर्वतमाला। निर्माण क्रम में सबसे पहला अरावली पर्वतमाला होता है। दूसरे नंबर पर अरावली पर्वतमाला हो गया, दूसरे नंबर पर होता है आपका पठारी क्षेत्र, कौन सा होगा, पठारी क्षेत्र। और तीसरे नंबर पर मैदानी प्रदेश, और चौथे में आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन अरावली है, सबसे नवीन मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब कई जगह पर कई किताबों में दे रखा है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र है वो मैदानी प्रदेश है। मैदानी प्रदेश नवीनतम भौगोलिक प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना। मैदानी प्रदेश की मृदा नवीनतम है, प्रतिवर्ष वहां पर नई मृदा का विस्तार होता है, ये आप कह सकते हो। सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश हमारा मरुस्थलीय प्रदेश होगा। अब हम इसके ऊंचाई क्रम की बात कर लेते हैं। सबसे ऊंचा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे ऊंचा भौगोलिक क्षेत्र अरावली पर्वतमाला ही होगा। सबसे हाईएस्ट टॉप भी राजस्थान का अरावली का गुरु शिखर है। दूसरे नंबर पर पठारी क्षेत्र, तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ पर मैदानी भूभाग, और सबसे नीचा भौगोलिक क्षेत्र है वो आपका होगा मरुस्थलीय प्रदेश। तो बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम ये थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताता रहूंगा, जैसे थोड़ी सी 5 मिनट की डिस्कशन कर लेते हैं हम यहां पर मैप के द्वारा।
हाँ, यहां पर ये हम देख लेते हैं, ये मरुस्थलीय प्रदेश है जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश 61.11% एरिया है मरुस्थलीय क्षेत्र में। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा देखी जाए, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर वर्षा की मात्रा है तो वो 0 से 50 सेंटीमीटर है। यहाँ की मृदा होगी वो आपके रेतीली होगी। कैसी होगी? रेतीली बलुई मृदा होगी। यहाँ की जो वनस्पति होगी वो वनस्पति आपके कंटीली होगी, जिसे हम मरूदबिद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मरूदबिद। इसे हम मरूदबिद वनस्पति कहेंगे। और यहाँ की जो मुख्य फसलें होगी, ठीक है, वो फसलें आपके बाजरा है, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, ये मुख्य फसलें होगी। यहाँ पर राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला यही भौतिक क्षेत्र है। सबसे कम वर्षा इसी भौतिक क्षेत्र में होती है और सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है। दो बातें याद रखना, सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। और यहाँ पर सबसे छोटा भौतिक क्षेत्र और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ये सबसे छोटा भौतिक क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र। यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है और ये सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी। यहाँ की मृदा भी रेतीली होगी। जलवायु हम बात करते हैं तो एरिड और सेमी एरिड पाई जाती है, शुष्क तथा अर्ध शुष्क। कैसी पाई जाएगी? शुष्क तथा अर्ध शुष्क मृदा पाई जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो अरावली पर्वतमाला आगे की हम बात करेंगे, अरावली में यही बात होगी, वर्षा की मात्रा 50 से 70 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर मृदा होगी लाल मिट्टी होगी, वनस्पति मिश्रित पतझड़ी होगी, है लेकिन विरल प्रकार में होगी। प्रमुख फसलें यहाँ की, अरावली की प्रमुख फसल होगी वो आपके होगी मक्का। कौन सी होगी? मक्का। लाल मिट्टी की जो प्रमुख हम कह सकते हैं फसल है वो मक्का होती है। फिर ये आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे उपजाऊ भौगोलिक प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर प्रति वर्ष है जो नवीन मृदा का विस्तार होता है। नवीन मृदा आती है यहाँ पर प्रत्येक साल, नदियां अपने द्वारा बहा करके ले आती है और ये नदियों के द्वारा निर्मित है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे तब। और ये पठारी क्षेत्र सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, लेकिन वर्षा यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला भौतिक क्षेत्र है। सबसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो एवरग्रीन है हरी भरी हम कह सकते हैं। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये चारों भौगोलिक क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल हमने देखा था, जनसंख्या देखी थी हमने पूरे यहाँ पर इस सारणी के रूप में, और बाकी हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर इस क्षेत्र में ये यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना निर्माण क्रम का। ये सवाल कई बार पूछा गया है, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल कौन सा है? तो प्राचीन भौगोलिक अंचल कौन सा है? अरावली। और नवीनतम कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। अब थोड़ा सा हम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में समझते हैं और थोड़े से कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम इसे आगे डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, नोटबुक निकाल लेना और लिखना शुरू कर लेना। प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहला हम भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या नाम होगा इसका? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हाँ तो समझो, सबसे पहले हम इस मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में सुनते हैं। मरुस्थल है क्या? तो मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होता है मृत भूभाग। है क्या होता है? मृत भूभाग, यानी कि धरातलीय क्षेत्र का वह भूभाग जो पूर्णतः मृत है, मरा हुआ है, यानी कि वहां की उपजाऊ क्षमता बहुत ही न्यून है, उर्वरता उसकी क्या है? कम है।
तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसकी उर्वरता कम होगी और मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होता है मृत भूभाग। अब इस मरुस्थलीय प्रदेश की हमने यहां पर लिख लिया उत्तरी पश्चिमी, लेकिन राजस्थान में इसकी लोकेशन क्या है, तो थोड़ी सी राजस्थान में लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से, यहां से अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से सीमावर्ती क्षेत्र तक का समस्त भाग, ये सीमावर्ती क्षेत्र है जिसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर के सीमावर्ती क्षेत्र तक का समस्त भाग राजस्थान में किस प्रकार का है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहां इस भौगोलिक क्षेत्र को हम पश्चिमी रेतीला भूभाग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पश्चिमी रेतीला भूभाग। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे शब्दों का ज्यादा उपयोग करता है और इसका नाम हो जाता है पश्चिमी रेतीला भूभाग, ठीक है। पश्चिमी रेतीला भूभाग जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर के सीमावर्ती क्षेत्र तक का समस्त भाग है। इस मरुस्थलीय प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण, यहां पर यह मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण पंजाब के मैदानों के द्वारा होगा। किसके द्वारा, पंजाब के मैदानों के द्वारा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोकेशन इसकी सेट कर रहे हैं। इस मरुस्थलीय प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण पंजाब के मैदानों के द्वारा और पश्चिमी सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन के द्वारा होता है। यहां पर रेड क्लिफ लाइन के आगे पाकिस्तान आ जाएगा। हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र रेड क्लिफ लाइन तक की है। तो उत्तरी सीमा का निर्धारण पंजाब के मैदानों के द्वारा तथा पश्चिमी सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन के द्वारा होता, तथा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण यहां पर ये इस प्रकार, जैसे मान लेते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र, यहां पर ये अरावली पर्वतमाला है, तो ये उत्तरी सीमा का निर्धारण पंजाब के मैदान, यहां पर रेड क्लिफ लाइन, और इसके ये पूर्वी सीमा का निर्धारण ये अरावली रेंज के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, अरावली के द्वारा। तो ध्यान रखना है, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यहां पर वर्षा की मात्रा 0 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो सुनना, यहां पर वर्षा की मात्रा 0 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि ये 0 सेंटीमीटर और यहां पर ये 50 सेंटीमीटर ये वर्षा होगी। तो मैं यहां पर एक शब्द लिख लूं, यहां 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से आगे मरुस्थल नहीं है, यहां पर अरावली हो जाती है। तो यहां पर मैं एक शब्द लिखूं कि मरुस्थलीय क्षेत्र की पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली के द्वारा या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा होता है, तो भी गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है कि मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा होता है, तथा पश्चिमी सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन के द्वारा और उत्तरी सीमा का निर्धारण पंजाब के मैदानों के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं, ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान में टेथिस महासागर का अवशेष है। कैसा है, टेथिस महासागर का, यह टेथिस महासागर का अवशेष है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि मैंने बताया था कि हमने दूसरा टॉपिक उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ा था और मैंने कहा था कि ये शब्द आगे आएंगे। तो यहां पर ये टेथिस महासागर का अवशेष है। जब आज से 10,000 वर्ष पूर्व यहां पर महासागर था, टेथिस महासागर था, तो अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र कैसे हो गया है? इसका प्रमुख कारण क्या, मरुस्थलीय क्षेत्र की उत्पत्ति का प्रमुख कारण कौन सा है? तो पहले तो ये ध्यान रखना, ये टेथिस महासागर का अवशेष है। फिर हम यहां पर बात करते हैं कि जब यहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र अब जो उत्पन्न हो गया, पहले टेथिस महासागर था, तो इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण शुष्कता में वृद्धि होगा। ये ध्यान रखना, क्या होगा, शुष्कता में वृद्धि। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, शुष्कता में वृद्धि। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र की उत्पत्ति का प्रमुख कारण कौन सा है? जब आज से 10,000 साल पहले यहां पर महासागरीय क्षेत्र था, तो अब मरुस्थल क्यों है? शुष्कता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन होता गया। सुन लो, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, तापमान में वृद्धि होती गई और महासागरीय क्षेत्र पीछे हटता गया है, महासागरों का जल पीछे हटता गया और यहां पर हम कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो गई। अब ये ध्यान रखना, ये इसको एक नोट डाल लो, मरुस्थलीय क्षेत्र की उत्पत्ति का प्रमुख कारण शुष्कता में वृद्धि। अब आप एक और सवाल पूछोगे कि सर मान लो जलवायु परिवर्तन हुआ, महासागरीय जल पीछे हट गया, लेकिन उसकी जगह मरुस्थल का विस्तार कैसे हो गया?
मरुस्थल कहां से आया? तो इसका उत्तर सुनो, अफ्रीका का एक मरुस्थल है। मैं यहां पर अफ्रीका के एक मरुस्थलीय क्षेत्र का छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। इसका नाम है पेलियो आर्कटिक। क्या नाम है? पेलियो आर्कटिक। अफ्रीका का जो पेलियो आर्कटिक मरुस्थल है, इस भौगोलिक क्षेत्र में पहले महासागर था। जैसे ही महासागर हटा, ये पेलियो आर्कटिक मरुस्थल को आगे बढ़ने की आदर्श दशाएं मिली। कैसी दशाएं मिली? आदर्श दशाएं मिली। और यह ईरान होते हुए है, ईरान पाकिस्तान होते हुए वर्तमान में यहां तक पहुंच चुका। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना, ये जो थार का मरुस्थल है, अफ्रीका के पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है। कैसा भाग है? पूर्वी भाग है। तो मरुस्थल की जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये 33 महासागर का अवशेष है। और इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण शुष्कता में वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है? शुष्कता में वृद्धि हो जाता है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये आया कहां से? अफ्रीका के पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या हो जाता है? पूर्वी भाग हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे इस क्षेत्र में। वापस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहां पर। हाँ, यहां पर हम देखते हैं, पीछे जो हमने 3 बातें लिखी है, नोट कर लेना। 33 महासागर का अवशेष, एक इसका सीमांकन ध्यान कर लेना। उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा है, वो सीमांकन भी याद रखना है। 33 महासागर का अवशेष याद रखना है। मरुस्थलीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण याद रखना है। और ये इसका विस्तार कहां से हुआ? अफ्रीका के पेलियो आर्कटिक मरुस्थल से इसका विस्तार हुआ। और ये इसका पूर्वी भाग है। अब यहां पर हम देखेंगे, इस मरुस्थलीय प्रदेश में क्या होता है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व का ऐसा कोई भी मरुस्थल नहीं है जहां पर इतनी जैव विविधताएं पाई जाती है विविधता, जैव विविधताएं पाई जाती है। जैसे अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल देखते हैं, तो वहां पर केवल एक जनजाति पाई जाती है, बुश में। लेकिन यहाँ पर इस मरुस्थलीय क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी जनजाति के लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं, वैसे अन्य जातियों के लोग रहते हैं, रायका, रेबारी, देवासी, मीणा, ब्राह्मण, वैष्णव, चौधरी, सभी जनजाति के हम कह सकते हैं, सभी यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर हर प्रकार के पादप देखने को मिलते हैं, छोटा मोटा सभी प्रकार के पादप। एक कंटीला वृक्ष जैसे हम कहते हैं खेजड़ी, अगर यहाँ पर खेजड़ी है तो जस्ट इसके पास में एक पीपल का पेड़ खड़ा है, जो एक मरुस्थलीय क्षेत्र का सूचक है। तो पीपली है एक हरे भरे क्षेत्र का सूचक है। यह भी जैव विविधता वाली बात हुई। छोटे सरीसृपों में अगर हम देखते हैं, रेंगने वाले जीवों में देखते हैं, तो यहाँ पर केंचुए से लेकर के एक छोटा सा रेंगने वाला जीव केंचुआ, केंचुए से लेकर के एक पीवड़ा सांप होता है, पीवड़ा सांप तक यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता है। और इसी सर्वाधिक जैव विविधता को देखते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने, ध्यान रखना, डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने इसे मरुस्थलीय क्षेत्र न कह करके इसे रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने इसे कौन से प्रदेश की संज्ञा दी? रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी थी। ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसका नाम है थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। ये जो थार का मरुस्थल है, ये विश्व के 2 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 2 देशों में फैला हुआ है, एक भारत में तथा दूसरा पाकिस्तान में। ठीक है, भारत में भी अगर हम बात करते हैं तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और अगर यहां पर हम देखें, जैसे अगर थार के मरुस्थल की बात करते हैं, तो इसका टोटल एरिया है 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। 2,33,100 वर्ग किलोमीटर में से यह राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में यह 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। यह ध्यान रखना। यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यह राजस्थान के कुल, यहां पर हम बात करेंगे, ये जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 2/3 भाग है वो मरुस्थलीय। ध्यान रखना, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 भाग मरुस्थलीय है, जबकि इस टोटल थार के मरुस्थल का
थार के मरुस्थल का 3/5 भाग है वो राजस्थान में अवस्थित है। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत या कितना भाग राजस्थान में है, तो 3/5 भाग राजस्थान में है। और अगर देखा जाए राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग मरुस्थलीय है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग है जो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम देखेंगे वर्षा की मात्रा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा होती है, सुन लो, यहाँ पर वर्षा की मात्रा होती है जो 0 से 50 सेंटीमीटर होती है। ये 0 से 50 सेंटीमीटर ये वर्षा होती है, 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसका एक रूल्स सुन लो, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी RS प्री में भी पूछा गया था, उसके बारे में सुन लो। ये जो 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसका एक नियम है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। यहां पर देखो, मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसलमेर में जो वर्षा होती है उससे ज्यादा जोधपुर में होती है, और जोधपुर से ज्यादा वर्षा नागौर में होती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो गई, बढ़ती गई। यहाँ बीकानेर से ज्यादा वर्षा चूरू में होगी, चूरू से ज्यादा सीकर में, और सीकर से ज्यादा झुंझुनू में होगी। इसी प्रकार श्री गंगानगर से ज्यादा हनुमानगढ़ में, बाड़मेर से ज्यादा बालोतरा में, बालोतरा से ज्यादा जालोर में, जालोर से ज्यादा सांचौर में, सांचौर से ज्यादा हम कह सकते हैं सिरोही के क्षेत्र में, और बाड़मेर से ज्यादा यहाँ पर पाली के क्षेत्र में। तो ये नियम ध्यान रखना, यहाँ पर वर्षा की मात्रा 0 से 50 सेंटीमीटर होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। शाबाश। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर वर्षा यहाँ पर 0 से 50 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ इस क्षेत्र में हम देखें, मिट्टी के बारे में बात करें, मृदा के बारे में बात करें, तो यहाँ की मिट्टी होगी रेतीली बलुई। कैसी होगी, रेतीली बलुई। यहाँ की मृदा रेतीली बलुई है, जिसके कण बड़े होते हैं, इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, आगे यहाँ की जलवायु की बात करते हैं, तो इसकी जलवायु है वो एरिड और सेमी एरिड है, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क। यहाँ पर शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति है वो कंटीली वनस्पति, जिसे मरूदबिद कहते हैं। क्या कहते हैं, मरूदबिद वनस्पति कहते हैं। इसे आप कंटीली वनस्पति भी कह सकते हो। और इसे जो अभी एग्जाम में पूछा जाता है उसे कहा जाता है जीरोफाइट। कैसे कहा जाता है, जीरोफाइट। यहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हम बात कर सकते हैं, सम क्षेत्र है। यहाँ पर जैसलमेर का क्षेत्र है सम, जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ की वनस्पति ये हो जाती है। यहाँ पर फसलों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, यहाँ की फसलें हैं जो बाजरा है, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है। यहाँ जैसलमेर के क्षेत्र में घास पाई जाती है जिसे कहा जाता है सेवण घास है। स्थानीय भाषा में उसे लीलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीलोन कहते हैं। वैसे कई घासें पाई जाती है, जैसे सेवण, अंजन, दामन, मुराल, तड़गम है, ये जैसलमेर के क्षेत्र में पाई जाती है। बीकानेर में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है बुर। क्या नाम है, बुर। ये एक सुगंधित घास है, इसे हेयर ऑयल बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवण का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ झुंझुनू के हम बात कर सकते हैं, या चूरू है। ठीक है, चूरू में यहाँ पर एक ताल छापर है जो सुजानगढ़ अब जो नया निर्मित जिला हुआ हो सकता है उसमें चला जाएगा। यहाँ पर एक घास पाई जाती है नर्म घास, जिसे मोतिया साइप्रस रोन्टेडस कहा जाता है, जो कृष्ण मृगों की प्रिय घास मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ की फसलें प्रमुख मैंने आपको बता दिया, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, ये प्रमुख रूप से फसलें होती है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं राजस्थान के 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ सबसे बड़ा शहर है, यहाँ सबसे बड़ा शहर होगा जोधपुर शहर होगा सबसे बड़ा। यहाँ की प्रमुख नदी लूणी नदी होगी। सामान्य से प्रश्न है, हम आगे पढ़ते रहेंगे। यहाँ की पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी लूणी हो जाएगी। प्रमुख नहर IGNP हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, IGNP। ये सभी हम टॉपिकों में आगे पढ़ते रहेंगे। अभी हमारे थोड़े से भौतिक प्रदेश के बारे में अभी हमने केवल इसको समझा है, पढ़ना आगे बाकी है। ठीक है,
तो आप मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा यूट्यूब पर जो हमारा प्रभात क्लासेज का चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। तो थोड़े से मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा की, भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने चर्चा की है। नोटबुक में लिखते रहना, आगे हम इसे आगे पढ़ते रहेंगे। ये आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।